नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। इस प्रोग्राम में हम हर खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हम हर खबर की तह तक जाएं, क्योंकि कुछ खबरें अखबार के में सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक हैं उनमें सबसे पहले है आज जो संसद में हंगामा हुआ, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दूसरा ये टॉपिक है कि बीआरएस के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने ऑटो से आज जो है यहाँ तेलंगाना के असेंबली में एंट्री की है। और तीसरा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शंस पे कल जो चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ जो लीडर थे बीजेपी के वो नहीं आए थे, उन पे भी एक्शन लेने की बात की गई है। और तीसरा है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में कुछ चीज़ें अब जो है चेंज हो रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें कि संसद की दोनों जो वो हैं सदन, उनकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से कल अमित शाह ने कांग्रेस पे या फिर विपक्षी जो लोग हैं उन पे जो हमला किया था, उन्होंने कहा था कि ये लोग बाबा अंबेडकर का नाम बार बार लेते हैं, ये लोग हर बार अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। अगर इतनी ही बार ये अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, इससे अलग अगर ये भगवान का नाम ले लें तो इनके क्या बोलते हैं पूरे सबको जो है वो मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस पे आज हंगामा होना लाजमी था, क्योंकि जो भी उनके नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने बात कही थी कि हम इस चीज़ को ज़रूर संसद में उठाएंगे कि एक होम मिनिस्टर जो कि एक बड़े लीडर भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो इस तरह की बात करें जिस तरह से कोई एक छोटा मोटा गली का जो नेता होता है, जो अपने आप को लीडर मानता है, वो बात करता है। देखिए, कल अगर देखा गया कि लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, कैसे जोरदार दोनों पक्ष और विपक्ष में बहस देखने को मिली। कल जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि विपक्ष पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इनके बयान के बाद से विपक्ष ने इस बयान को अपने तरफ खींच लिया और इसी मुद्दे को लेकर देखा गया कल जब राज्यसभा सदन के बाहर जब कांग्रेस से सांसद इमरान प्रताप गढ़ी आए तो भी उन्होंने तंज कसा अमित शाह को लेकर। इसके बाद से राहुल गांधी की बात करें, बिहार में अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता की बात करें, तो इन तमाम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और इन्होंने उनका अपमान बताया। और इसी बीच आज जो सदन चलने वाली थी उसमें शुरू से कयास लगाया जा रहा था कि विपक्ष इस मुद्दे को भांपेगा और इसको पूरे जोरों शोर से इस मुद्दे को लेकर बहस होगी। और वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इस पर बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा है। लेकिन आज जब राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद से जब इस पर हंगामा हुआ, तो आज 2 बजे के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर 2 बजे के बाद भी संसद चलती है तो देखने वाली बात होगी क्या इस मुद्दे को फिर शांत किया जाता है या फिर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर माफीनामे के लिए अड़ा रहता है। बिल्कुल, जिस तरह से कल अमित शाह ने एक बात कही जाए तो कहीं ना कहीं तंज कसा था, एक मजाकिया अंदाज में कह लें या फिर जिस भी अंदाज में उन्होंने जिस तरह से अंबेडकर के बारे में बात की थी, वो कहा था कि विपक्ष जो है वो बार बार अंबेडकर 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 करता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं सीरियसनेस उनकी नहीं दिखाता है। ये मतलब जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, खासकर जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा से ये बात बोलते रहते हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान को नहीं मानती है। और कल जिस तरह से उन्होंने अपनी बात की उसमें भी कहीं ना कहीं झलकियां नजर आई थी। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में इस वक्त असेंबली चल रही है। असेंबली में भी यहाँ पे भी लगातार क्या बोलते हैं बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन बहुत तेज़ हो रहा है। इसी बीच आज तेलंगाना में ऑटो रिक्शा चालक जो होते हैं उनसे किए वादों को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर बीआरएस के विधायकों और एमएलसी ने आदर्श नगर स्थित एमएलए क्वार्टर्स से विधानसभा तक ऑटो रिक्शा में रैली निकाली। पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया है। जिस तरह से जब यहाँ पे वो चल रहे थे इलेक्शंस और जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं यहाँ की जो इस वक्त सत्ता है, उसने जिस तरह से वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने कि हम सत्ता में आएंगे तो इतना इतना हम देंगे, उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा कर देंगे। तो फ्री बस सेवा जब हुई उसके बाद से यहाँ के ऑटो चालकों का ये कहना था कि यहाँ की जो और क्या बोलते ख़वातीन हैं
वो जो है ज़्यादातर बस में सफ़र के, इस वजह से हमारी जो आमदनी है उस पर काफ़ी असर पड़ा। उसी को लेकर के आज बीआरएस पार्टी ने एक कहीं ना कहीं रैली निकाली है। बीआरएस के जो क्या बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटीआर, उन्होंने ऑटो चलाया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी वादे किए गए थे, इस तरह से यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर से उन्होंने जो सुसाइड किया उस पर बात होनी चाहिए। देखिए कल देखा गया, कल भी ज़ोरदार हंगामा हुआ। अगर आज हम विधानसभा की बात करें तो तेलंगाना में जिस दिन पहला विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था उस दिन भी बीआरएस की तरफ से अनोखा प्रदर्शन किया गया। कल की बात करें तो कल भी देखा गया कैसे किसानों के मुद्दे को लेकर जो बीआरएस है वो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर वो प्रदर्शन की, वो भी एक अनोखा तरीके से प्रदर्शन किया गया। काले कपड़े पहन के और हाथ में जो गिरफ्तारी होती है वैसे कुछ उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया। अगर आज की बात करें तो आज भी कल किसान का मुद्दा उन्होंने उठाया, बीआरएस की बात करें आज उन्होंने ऑटो चालक का मुद्दा उठाया। और जब से यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उसके बाद किसानों के साथ साथ जो बस फ्री यात्रा है उसमें महिलाओं को कांग्रेस ने बस फ्री यात्रा दी है। और इसका मॉडल दिल्ली से माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो केजरीवाल इन मुद्दों को अच्छे से भुनाया और बाद में उनको सत्ता भी मिली। वहाँ पे जो महिलाएं बस में फ्री यात्रा करती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बस का मसला हो या बिजली का मसला हो, ये कहीं ना कहीं इस देश में लाने वाले केजरीवाल नहीं, मतलब अभी के जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें केजरीवाल ही हैं। केजरीवाल ने सबसे पहले दिल्ली में बिजली की वो की थी 200 यूनिट बिजली और जो महिलाओं के लिए बस यात्रा उसको फ्री किया। तो उसके बाद हर स्टेट में जहाँ पे भी क्या बोलते हैं इलेक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो और पार्टियां हैं वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब से बस सेवा महिलाओं के लिए फ्री की है तो अभी देखा जा रहा है कि अगर हम ऑटो चालक की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो अब महिलाएं हैं, जो लेडीज है, जो हमारे ऑटो से यात्रा किया करती थी, अब बस में फ्री होने की वजह से अब वो बस में यात्रा कर रही हैं। अब इसके भी दो पहलू, एक तरफ ये कहना है कि ऑटो में जो इनकी यात्राएं हैं कम होने से इनकी आमदनी कम हो गई। हालांकि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि जो ऑटो चालक हैं उसको भी हम वेतन देंगे, लेकिन अगर बस की बात की जाए तो बस में भी अब काफ़ी भीड़ हो रही है। और वही विपक्ष की बात करें या फिर यहाँ पे आम लोगों की बात करें तो उनका यह कहना है कि रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए यात्रा फ्री किया है तो उसी के हिसाब से जो बस है, बस सेवाएं भी और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बस के जो नंबर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं के लिए बस फ्री की गई है तो उसमें ऑर्डिनरी में ही फ्री करना चाहिए था, क्योंकि मेट्रो में भी उसी तरह से महिलाओं की एंट्री होती है। और यहाँ के जो लोग हैं, हालांकि कुछ कंडक्टर्स का भी यही रहती है शिकायत कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बसेस कम है, उसको लेकर के काफ़ी सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। इसी के साथ जो केटीआर है उन्होंने ये कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता की तत्काल घोषणा करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने समुदाय के लिए दीर्घकालीन समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक ऑटो चालक कल्याण बोर्ड का भी गठन करने की जो केटीआर उन्होंने मांग की है। इसी साथ सरकार को इस संकट का समाधान करना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। जिन ड्राइवरों ने अपनी जान ले ली है उनके परिवार को न्याय दिया जाए। तो बीच में देखा गया कैसे ऑटो चालक के भी काफ़ी ज़्यादा मसले सामने आए थे। उन सब चीज़ों को लेकर जो बीआरएस नेता केटीआर हैं वो इस पे अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखा गया कैसे जब विधानसभा आना था तो अगर हम उनके साथ कई विधायक थे, या हम चाहे कौशिक रेड्डी की बात करें या फिर केटीआर खुद उन्होंने ऑटो चलाया और वो विधानसभा आए, तो एक उनका अनोखा प्रदर्शन रहा। लेकिन अब जो सदन के अंदर है इस पर भी शायद जोरदार बहस हो सकती है। और जो बीआरएस की बात करें तो बीआरएस इन सब मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस को घेर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, असेंबली के समय में भी ये बात कही गई थी जब शुरू होने वाली थी कि बीआरएस कुछ मुद्दों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगी। उसमें किसान का मुद्दा होगा, मोसी रिवर फ्रंट का मुद्दा होगा, और भी कई मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा उतना ज़्यादा लाइट नहीं आया था जिस तरह से आज जो है अपोजिशन पार्टी जो है बीआरएस, उसने जिस तरह से हंगामा किया। लेकिन वहीं अगर बात करें कि जब रेवंत रेड्डी दिल्ली जाते हैं, उनका कोई चैनल इंटरव्यू करता है तो उसमें ये कहा जाता है कि आपने ये चीज़ें लागू नहीं की, लेकिन वहीं रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि जो चीज़ें हमने लागू की उनके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे जो वादे किए गए थे उन वादों को कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है। 1 साल हुआ है, अभी 1 साल में उन्होंने कई वादे पूरे किए हैं, लेकिन उनका ये कहना है रेवंत रेड्डी का कि जो वादे हमने किए थे 1 साल में वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और जिस तरह से अभी जो चीज़ें हो रही हैं, अगर यही बस सेवाएं फ्री ना की गई होती तो यही बीआरएस पार्टी जो है ये कह रही होती तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन अब बस सेवाएं फ्री की गई तो जाहिर है कि कुछ लोगों में तो प्रॉब्लम होती है। अब जिस तरह से रेवंत रेड्डी एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बस सेवाएं फ्री हो गई हैं,
तो उसमें जो इंटरव्यूअर है उसने ये बोला था कि मेट्रो के एक अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा था कि बस सेवा फ्री होने की वजह से मेट्रो की जो क्या बोलते हैं आमदनी होती है उस पर असर पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मेट्रो बहुत एक छोटे लेवल में है, एक बहुत ही छोटे क्या बोलते बहुत कम किलोमीटर की रेंज में दौड़ रही है और वहाँ पे कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने किसी और पार्टी के बहकावे में आकर के ऐसा बोला था। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। नहीं, अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो का एक दायरा होता है कि जी। कहाँ से कहाँ तक वो सफ़र कर रहा है। आमतौर पे देखा जाए तो हर शहर में जो मेट्रो की दूरी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। और अगर रेवंत रेड्डी की बात की जाए तो यहाँ पे वो जो सबसे निचला तबका है उस पर वो खास तौर पे फोकस कर रहे हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। देखा गया कि यहाँ पे और भी कई सारी उन्होंने योजनाएं शुरू की है और वो लगातार लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगर हम आवास की बात करें, पेंशन की बात करें, तो तमाम इन सब मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम बस की तुलना में और मेट्रो की तुलना में अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे फैमिली हैं जो किसान तबके से आते हैं, उनके पास अभी इतनी आमदनी नहीं है कि मेट्रो से सफ़र कर सके। तो शायद यही वजह रही होगी कि रेवंत रेड्डी ने अपने सलाहकारों से या फिर मीटिंग के दरमियान उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा कि बस में अगर हम यात्राएं अगर फ्री शुरू करते हैं तो शायद इससे जो महिला तबका है वो आगे आएगा। अगर महिला तबका आगे आता है तो उसके पूरे घर परिवार के साथ साथ जो उनके बच्चे हैं वो भी शायद इसी बहाने एजुकेटेड हो जाए और उसका असर उनके पूरी फैमिली पे शायद बेहतर पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी तेलंगाना में इस वक्त असेंबली सेशन चल रहा है, उसमें बीआरएस पार्टी हर रोज़ जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको उठा रही, क्योंकि अपोजिशन का काम ही मुद्दे उठाना होता है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के तो दिल्ली में भी इस वक्त सदन चल रहा है और बीजेपी ने अपने कुछ सांसदों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली। इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कथित तौर पर हमने उन लोकसभा सदस्यों को नोटिस भेजेगी जो मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के दौरान सदन में नहीं थे। इन बड़े नामों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और ये कहा जा रहा था, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि हमने व्हिप जारी कर दिया है, आप सब लोगों को ऑन टाइम उस दिन वहाँ पे होना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लीडर्स थे बीजेपी के जो वहाँ पे नहीं थे। इस पे क्या कहेंगे आप? इनमें और कौन कौन से नाम शामिल हैं? देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो देखा गया कि जब से इस मुद्दे को लाया गया कि लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, तब से ही बीजेपी पूरी तरह से एक एक्टिव फॉर्म में नजर आ रही थी। बाकायदा इन्होंने पहले ही 3 लाइन का व्हिप जारी किया, चाहे शिवसेना की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, कि सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना है। इसके बावजूद 20 सांसद बताए जा रहे हैं कि वो शामिल नहीं रहे। अब इसकी क्या वजह है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि देखा गया प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद के अंदर शामिल नहीं थे, वहाँ दूसरे कार्यक्रम में थे। तो क्या जो सांसद मौजूद नहीं हुए, क्या पहले उन्होंने लेटर लिखा था या फिर कहीं और वो शामिल हुए थे, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए संसद कार्यवाही के अंदर। लेकिन किसी भी कारण अगर वो शामिल न हो तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो वो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। और जिस दिन बिल पेश होना उसी दिन अगर उसके सांसद खुद अगर संसद के अंदर मौजूद ना हो तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। अगर हम सांसदों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड अगर हम जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, जो वक्फ बोर्ड का मामला सामने आ रहा है, वो भी मौजूद नहीं थे। फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कि लगातार अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं, कई मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन उन पर हमेशा आरोप लगता है कि वो एक तरफा बात करें। वो भी गिरिराज सिंह भी मौजूद नहीं थे। नितिन गडकरी की बात की जाए तो वो लगातार अक्सर उनके बयानों में वो अपने ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मतलब आलोचना करते हैं, खिलाफ क्या बोलना, टैक्स वगैरह को लेकर वो आलोचना करते रहते हैं। अगर ज्योतिराज सिंधिया की बात करें तो वो जो कि पहले कांग्रेस के नेता जानने माने थे, अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वो भी मौजूद नहीं थे। और इसी के साथ सीआर पाटिल हैं, वो भी नहीं मौजूद थे। तो इन तमाम नेताओं के साथ करीब 20 सांसद बताए जा रहे हैं कि जो सदन में शामिल नहीं थे। वही बीजेपी ने इन पे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लेकिन अभी जिस तरह से 20 सांसदों की गैर मौजूदगी हुई है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बिल्कुल खड़ा कर दिया कि जिस तरह से पहले ही उन्होंने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया था, उसके बाद अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो इसका कारण क्या है। और अगर आप कहीं बिजी थे या कोई काम था तो शायद आपको नोटिस जारी कर भाजपा को या फिर जो केंद्र नेतृत्व है उसको बताना चाहिए। अब अभी तक लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इनकी नहीं शामिल होने की क्या वजह है। क्या सच में किसी और प्रोग्राम में शामिल थे या फिर वहां थे और किसी और कारण वो सदन के अंदर नहीं गया, वो तो आने वाले वक्त में या फिर जब जवाब आता है तो ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से कल वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले एक वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच निचले सदन लोकसभा में पेश किया।
इस सरकार की ओर से कहा गया है कि इस व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे जेपीसी के पास भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी। इनमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया है, वहीं 15 दलों ने इसका विरोध किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर संविधान संशोधन विधेयक को क्या बोलते पारित होने के लिए केंद्र सरकार को कई और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा होना चाहिए। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं और उन्हें 6 मनोनीत सांसदों का भी समर्थन हासिल है। विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों का समर्थन जरूरी है। तो जिस तरह से बिल लाया गया है और वहीं जिस तरह से कल इस पर भारी विरोध हुआ, अब जो बोला जा रहा है कि अभी इनको लोकसभा में कम से कम 365 वोट चाहिए इसमें। 362 वोट चाहिए, सॉरी 362 वोट चाहिए। लेकिन कल इनके खुद के कुछ सांसद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद भी इनके पास आंकड़े बहुत कम पड़ रहे हैं। अभी जिस तरह से 362 चाहिए उसमें बहुत कम वोट पड़े हुए हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक डर है अभी। और जिस तरह से अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी यही हाल है। राज्यसभा में इनको 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो ये बिल बेसिकली लाया इसलिए गया, जिस तरह से हम देखें कि जब इस बिल पे बात हो रही थी तो जितने भी विपक्षी पार्टियां उनका यही कहना था कि ये बिल लाया जा रहा है सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए। जिस तरह से अगर हम बात करें अभी कि जो यूपी में भी एक केस हुआ था संभल वाला, उस यूपी में संभल की घटना को क्या बोलते हैं उसको थोड़ा वो करने साइड करने के लिए संभल में एक संभल में एक मंदिर जो था वो घर में निकला है, तो उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। हालांकि उस मंदिर के जिसका घर था वो खुद कह रहा है कि हम लोगों ने मंदिर बंद किया था, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, हम घर छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन आप देखिए इस देश में बीजेपी जो है, जो बीजेपी राज्य हैं या फिर केंद्र सरकार में बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा लेके आए थे जिससे जो मेन मुद्दे हैं वो भटक जाएं, जो मेन टॉपिक है उस पर बात ही ना हो पाए। इस देश में अगर अभी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नंबर 1 वो है राज्य है जिसमें बच्चे पढ़ाई से बहुत पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा आंकड़े उसके ये हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई में पीछे हैं, बिहार है। लेकिन इन मुद्दों पे बात ना हो करके सिर्फ और सिर्फ और मंदिर मस्जिद पे बात हो रही, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हो रही, वक्फ बोर्ड पे बिल पे बात हो रही, हर चीज़ पे बात हो रही। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो हमारी बुनियाद होनी चाहिए, जिससे इंसान एक बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है तो वो कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य होता है, और उस भविष्य को ही जब पीछे कर दिया जाएगा तो आगे क्या करेगा। देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो इस पे देखा जाए कि लगातार विपक्ष का सबसे ज़्यादातर किस बात को दिया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय जो पार्टी दल हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर क्षेत्रीय पार्टी दलों की बात करें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए दिया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, जैसे अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी हो गई बीआरएस, न कि कांग्रेस हुई, भाजपा भी नहीं हुई। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे लोजपा हो गई और तमाम तरह की जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है। विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहा कि बीजेपी जो है क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका वो मिसाल महाराष्ट्र और तमाम जो राज्य हैं उसको लेकर वो देती है। अगर हम अपने दर्शकों को बता दें वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो हो रही है तो इसमें अभी इस बिल को पेश तो कर दिया गया लेकिन पास करना इतना आसान नहीं है। और इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पिछली सरकार में देखा कि कई ऐसे तमाम बिल थे जो बीजेपी अपने अकेले दम पे पास करा देती थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के पास इस वक्त 240 सांसद है। वही अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और एनडीए मिला के 293 उसके पास सांसद है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने की जो बात की जा रही है तो अगर हम उसकी बात करें तो कल जिस तरह से उसके 20 सांसद भाजपा के गायब रहे हैं, माफ कीजिएगा एनडीए के जो 20 सांसद मौजूद नहीं रहे, अगर वो 20 सांसद मौजूद भी रहते तो भी जो आंकड़ा है 362 का वो पार नहीं कर पाते। कल जो मशीन से वोटिंग हुई है वन नेशन वन इलेक्शन पे, उस पर अगर हम एक बार और गौर करें तो जो पक्ष है उसको 269 यानी 269 वोट पड़े हैं, और वही अगर विपक्ष की बात करें तो 198 वोट विपक्ष में पड़े, यानी 198 वोट उन लोगों ने दिया है जो नहीं चाहते वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको लागू किया जाए। और
वही अगर हम बात करें विधान लोकसभा की, तो उसमें किसी भी बिल पास करने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत होती है, जो कि आंकड़ा है 362 यानी 362, जो कि कतई नहीं नजर आ रहा है कि एनडीए के पास ये बहुमत है। अगर लोकसभा से बिल पास भी हो जाता है तो इसको राज्यसभा जाना होगा। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटों में अभी जो 112 बहुमत है वो एनडीए के पास है, जिसमें से 6 मनोनीत सांसदों का समर्थन है। अगर 6 मिला भी दिया जाए तो 118 होते हैं इसमें। अगर वही विपक्ष की बात करें तो इसमें जो विपक्ष है उसके पास 85 सीटें हैं राज्यसभा में, और 262 सीटों में राज्यसभा में अगर इसमें सांसदों की बात की जाए तो इसमें 164 सांसदों की समर्थन की जरूरत पड़ती है, जो कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि एनडीए इसको आसानी से इस बिल को पास करा ले। पेश तो हो गया बिल, लेकिन अब जिस तरह से जेपीसी की मांग की जा रही है कि जेपीसी में जाए, और शायद विपक्ष भी कह रहा है, पक्ष भी कह रहा है कि हम इसको जेपीसी में भेजेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से आंकड़ों पे जिस तरह से हमने गौर किया, अपने दर्शकों को बताया, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इतना आसान नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन की इस बिल को पेश किया जाए। और इस बिल के साथ साथ सबसे ज्यादा गौर जो विपक्ष है वो एनडीए में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे भी कर रही है। अमित शाह से भी पूछा गया कि क्या आप एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे, तो उन्होंने इस सवाल को लपेटे में करके, मतलब इस सवाल से दरकिनार करना चाहा। उन्होंने खुले तौर पर यह नहीं कहा कि हाँ हम नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके लिए भी एक चिंता का विषय हो गया कि अगर आज हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर देते हैं तो कल अगर जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है कहीं वही पार्टी न टूट जाए। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ देती है, बीजेपी अगर क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिल जाए तो क्षेत्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आज से कुछ टाइम पहले एक गठबंधन बना था जिसका नाम रखा गया था इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद इंडिया गठबंधन में उठापटक शुरू हो गई है। आधिकारिक तौर पर भले ही गठबंधन में टूट नहीं हुई है, लेकिन आंतरिक तौर पर इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होने की उम्मीदें देखी जा रही हैं। पिछले 1 महीने के भीतर इंडिया गठबंधन में शामिल 6 पार्टियों ने जिस तरीके से कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का साथ छोड़ा, उससे इंडिया गठबंधन के लिए यूपीए में तब्दील होने की बात कही जा रही है। मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से यूपीए में तब्दील हो जाएगा, और 2023 में यूपीए को ख़त्म कर विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। 2022 में नीतीश कुमार ने यूपीए के विस्तार की कवायद शुरू की थी। नीतीश ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल से और ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी, अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है उनसे मुलाकात की थी। और नीतीश कुमार ने ही एक तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो बना था उसके लिए जो भागदौड़ की थी वो नीतीश कुमार ने की थी। बाद में वो चीज़ अलग हुई कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से हट गए और वो एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इस वक्त अभी जिस तरह से सदन चल रहा है, अगर हम इसी उसकी बात करें, सदन की जो चल रहा है, सेशन चल रहा है, इसमें भी चाहे वो टीएमसी हो या फिर अगर बात करें दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी हो, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है इनका ये कहना है कि ये मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन इसके साथ जो हमारे ज़रूरी मुद्दे उनको भी उठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस का भी ये कहना है कि हम राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे, और जो ये क्षेत्रीय पार्टी इनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र के भी मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि हमें क्षेत्र के लोगों ने ही चुन करके यहाँ भेजा है। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो यूपीए में तब्दील हो सकता है और इंडिया गठबंधन टूट रहा है, या फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन को लीड जो है ममता बनर्जी करेंगी। हालांकि उनके नेताओं ने भी इस बात पे हामी भरी है कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने डायरेक्ट जो है बीजेपी से मुकाबला किया है। इस पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अगर इसमें शामिल हुई गठबंधन में, तो और क्षेत्रीय पार्टियों का क्या रवैया होगा? देखिए, जब से मतलब शामिल तो हैं वो, अगर इसके लीड करेंगे तो जब से इंडिया अलायंस बना तब से ही सत्ता पक्ष है जो इनके खिलाफ है, उनका यही कहना था कि जो इंडिया अलायंस है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन हमने देखा कि इंडिया अलायंस के साथ ही जो क्षेत्रीय पार्टी है उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़ा, और बीजेपी जो लगातार 300 पार 400 पार का जो नारा दे रही थी उसको लाकर उन्होंने पीछे ढकेला।
पिछले इंटरव्यू में अखिलेश यादव से सवाल किया गया था कि ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि वो लीड कर, लेकिन उन्होंने बेबाकी से बोला कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम बात करें बिहार में तेजस्वी यादव की, तो लालू यादव की पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है। लालू यादव ने खुद कहा कि अच्छी बात है, अगर वो आ रही तो आए। हम देखिए जब से यूपीए, जो कि पहले कांग्रेस को यूपीए से जाना जाता था, लेकिन उन्होंने इस मामले से दरकिनार करते हुए इंडिया अलायंस गठबंधन बनाया, और इसकी पहल खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2023 में की थी। पार्टी में 26 दलों को मिलाकर इंडिया अलायंस बनाया गया, जो कि अभी इस अलायंस की बात करें तो अगर इसमें सबसे ज्यादा किसी की मजबूती मानी जा रही है तो समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। इस पार्टी में कांग्रेस के बाद अगर हम बात करें सबसे मजबूत पार्टी इसलिए इनको मानी जा रही है क्योंकि इसके अभी 37 लोकसभा सांसद मौजूद हैं। अब देखिए, अगर जहां तक कि प्रधानमंत्री की बात आ रही है कि अगर ममता बनर्जी कवायद करती हैं, अगर वो इस अलायंस को लीड करती हैं, तो फिर इसके बाद सवाल ये खड़ा होगा कि आने वाले वक्त में इस गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी गठबंधन टूटे या रहे, जहां तक कयास यही लगाए जाते हैं कि कांग्रेस अपने पार्टी या अपने नेता को छोड़कर किसी और को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देगी। क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, अगर ममता बनर्जी लीड करती हैं और क्षेत्रीय पार्टी में किसी और पार्टी को प्रधानमंत्री की दावेदारी दी जाती है, तो शायद और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको इंडिया अलायंस से बिखरने का डर सता सकता है। अगर हम दिल्ली की विधानसभा की बात करें, देखा गया कि दिल्ली में अभी कल परसों में जो केजरीवाल हैं, उन्होंने बीजेपी पे तंज कसा कि यहाँ पे दुल्हा कौन है, अभी तक दुल्हा तय नहीं किया गया, यानी मुख्यमंत्री कौन है ये तय नहीं किया गया है। वही सिचुएशन सेम कांग्रेस में है कि कांग्रेस अभी इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि जो इंडिया अलायंस है वो कौन लीड करेगा, और अगर ये तय हो जाता है तो फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस को शायद उतना मुश्किल नहीं होगा कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। और अगर हम ज्यादा क्षेत्रीय दलों की बात करें या फिर लोगों की बात करें, तो उनका मानना यही होता है कि राज्य के चुनाव जो होते हैं और लोकसभा यानी दिल्ली का जो चुनाव होता है उसमें काफ़ी फर्क होता है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने कोई मुकाबला कर सकता हो तो कांग्रेसी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी में भी उतनी दम नहीं है कि वो सीधा बीजेपी से मुकाबला कर पाए। नहीं, जिस तरह से अभी हमने देखा है कि जो भी मुकाबले अगर डायरेक्ट कांग्रेस के बीजेपी से हुए हैं तो वहाँ पे कांग्रेस को हार का सामना करना वो पड़ा। क्षेत्रीय कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी फर्क होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर लोकसभा की बात करें तो उस पर सीधा नज़र लोगों की दिल्ली का होता है, और जो विधानसभा में जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें वहाँ का जो लोकल कैंडिडेट होता है या फिर जो राज्य स्तरीय जो इलेक्शन होते हैं उस पर लोग ज़्यादा तवज्जो उस पर देते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में फ़र्क ये होता है कि लोकसभा में लोग सीधा मोदी और राहुल यानी जो विपक्ष का चेहरा उस पर लोग देकर वोट देते हैं, चाहे सामने लोकसभा में कैंडिडेट कोई भी हो। इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी किसी लोकसभा के अंदर अगर बीजेपी किसी कुत्ते को भी टिकट दे दे तो शायद जीत जाएगा, क्योंकि इसकी असल वजह यह है कि लोग वहाँ पे मोदी का चेहरा देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इस वक्त देश में संसद चल रही है और संसद को लेकर के संसद में काफ़ी हंगामे चल रहे हैं। जिस तरह से कल अमित शाह ने एक बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, उस पर आज कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी कड़ा विरोध किया है। इसको लेकर के दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।